आज हम लोग प्राचीन प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का जितने भी नए विद्यार्थी हमारे हैं वो सबसे पहले तो एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करें। एनसीईआरटी को पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करें, बार बार पढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले किसी विषय वस्तु का समझ बनाना है, और समझ बनाने के बाद जो है ना, फिर हमको जब हम उसका अध्ययन करते हैं एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए, तो वो टॉपिक की समझ जो है ना बहुत अच्छे से बनती है। तो ऐसे ही एक टॉपिक को हम उठाते हैं आज, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। स्पष्ट है कि ये सिंधु नदी के किनारे जो है इस सभ्यता का जन्म हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दूसरा, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्वियसली चूंकि हड़प्पा क्या है, हड़प्पा एक स्थल का, और इस स्थल का खोज सबसे पहले हुआ था, और इसलिए जो है इसके नाम पे जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और इतिहासकार ज़्यादातर जो है इसी नाम को प्रेफर करते हैं। इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि इस काल में जो है कांसे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इस कारण से जो है इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसको जो है प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमको प्रथम नगरीकरण का जो साक्ष्य जो है हमको इसी सभ्यता से मिलता है। तो इस तरह से एक क्लियर कंसेप्ट हम लोग को रखना है, क्योंकि पहली बार हम सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले के इतिहास में जहाँ भी हमने देखा वहाँ सभ्यता की कोई चर्चा नहीं थी, वहाँ संस्कृति की चर्चा थी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट भी बना लेना है, सभ्यता और संस्कृति के बीच में क्या अंतर है, क्यों ये सभ्यता हो गई, क्यों वो संस्कृति कही गई। तो इस तरह से जो है हम इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, जो टॉपिक है, उसकी हम लोग एक पहले से ही क्लियर कंसेप्ट बना के रखेंगे। तत्पश्चात जब हम अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन काफ़ी हम लोगों का सुगम होगा। दूसरा क्या है कि ये अब यहाँ पे ये पता करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है वो आई कैसे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक हुआ करते थे, इनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो उन्हीं के निर्देशन में जो है ना 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है उत्खनन के माध्यम से इस सभ्यता का प्रथम बार जो है माने कि पक्का तौर पे जो है इसको खोज किया गया। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे खोज हो चुके थे, कनिंघम के द्वारा और भी चार्ल्स मेसन के द्वारा, इस तरह से बहुत सारे खोज पहले भी हो चुके थे। तो अब जो है जो हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप जो है कि इसकी अवधि को समझना है। तो सभ्यता की अवधि जो है वो क्या थी, सभ्यता की अवधि जो थी, तो अवधि को समझने के लिए जो है हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना। अपरिपक्व हड़प्पा काल, अपरिपक्व काल, दूसरा परिपक्व जिसका हम लोगों का बृहद अध्ययन करना है, और तीसरा जो है उत्तर हड़प्पा काल। तो इस तीनों अवधि को देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो 3500 से 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक जो है इस काल को जो है हम लोग अपरिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं। जबकि दूसरा जो है 2600 से लेकर के, है ना, 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग परिपक्व हड़प्पा काल कहते हैं। और तीसरा जो काल आता है उत्तर हड़प्पा काल, माने कि हड़प्पा काल के बाद भी कुछ ऐसे स्थल के से साक्ष्य प्राप्त हुए जो आगे भी चलते रहे, भले ही वो बृहद स्तर पर ना हो लेकिन कुछ क्षेत्र पर वो चलते रहे। तो ये जो था वो 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक। इसके 200 साल के बाद हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हम अवधि को क्लियर अवधारणा के साथ समझ सकते हैं। अब इसके एक पार्ट को और अच्छे से जानना है, और हर पुस्तक जो है इस पर चर्चा करती है कि इसका उद्भव का आधार क्या माना जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के लिए 2 मत आए, एक देशी मत आया और एक विदेशी मत आया।
प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश था, तो इसको जो है सिद्ध करना है। तो बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि ये सभ्यता जो है विदेशी सभ्यता, विदेशी कंसेप्ट था इसमें। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था कि ये देशी सभ्यता से ही इसका जन्म हुआ है। और ठीक ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम लोग जो है इसके तार को हम लोग इसी क्रम में मेहरगढ़ से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मेहरगढ़ जो है, जो अपरिपक्व हड़प्पा काल के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और ये क्लास 6 के एनसीईआरटी क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। डेफिनेटली मानव ही होंगे निर्माता, लेकिन मानव के भी तो कई प्रजातियां की चर्चा की जाती है। तो हम लोग जो है ना प्रजाति वाइज इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में जो आता है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड आता है, भूमध्य सागरीय आता है, मंगलोयड आता है और अल्पाइन आता है। तो इन चारों ने अपना अपना योगदान दिया इस सभ्यता के निर्माण में। तो हमारा जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड जो था, जिसको आद्य निषाद आग्नेयवंशी के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड था, ये इससे संबंधित कहाँ से हम लोग को ध्यान में होगा, कांसे की नर्तकी हमको हड़प्पा काल से प्राप्त हुआ था। तो कांसे की नर्तकी इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। और जो है इस प्रजाति को भारत का सबसे सच्चा आदिवासी माना गया है। ये सबसे प्राचीन भी है और सच्चा आदिवासी हम इसी प्रजाति को मानते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो है भूमध्य सागरीय, और इसको हम लोग सभ्यता के निर्माता के नाम से भी जानते हैं। ये सब काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के रूप में किसको हम लोग जानते हैं, तो हम लोग सिंपली कह देते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रजाति को। ठीक है। और ये एक्चुअली द्रविड़ भाषाभाषी थे, जो अभी प्राय दक्षिण भारत में मिलते हैं ऐसे लोग। तीसरा जो है वो मंगलोयड आते हैं, और मोहनजोदड़ो से जो योगी का जो मूर्ति प्राप्त हुआ है ना, वो इसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब वर्तमान में जो है ना, ये पूर्वोत्तर भारत में इसके प्रजाति देखे जाते हैं। चौथा जो अंतिम प्रकार है वो अल्पाइन है, और ये वर्तमान बंगाल पश्चिम भारत में यही जाति जो है, ये प्रजाति जो है हमको पाए जाते हैं। और यह जो है यूरोपीय एशियाई पर्वतीय प्रदेश का वासी था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, और इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो कितने दूर तक था, तो हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार आकार में था, है ना, ट्रायंगल शेप में। ये पूरा क्षेत्र जो है सभ्यता का जो है फैला हुआ था। तो कुछ पार्ट जो है इसके अफगानिस्तान में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं और भारत में मिलते हैं। इस प्रकार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में यह सभ्यता फैला हुआ था। और अभी तक जो है ना, ये उन्हें कि 1400 स्थल जो है इसकी खुदाई हो चुकी है, इसकी खोज हो चुकी है, जिसमें 900 तो भारत में ही है, बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। तो कुल क्षेत्रफल का 12,99,600, माने ये जो क्षेत्र जो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और मजे की बात क्या है ना, कि इसमें मात्र 20 लाख किलोमीटर जो है तक ही इसकी खुदाई हो चुकी है, जो कि कुल हड़प्पा सभ्यता का मात्र 3% प्रतिनिधित्व करता है ये। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि हड़प्पा काल का अध्ययन जो है, जो उस काल का जो पीरियड का जो अध्ययन अभी और भी करना बाकी है, और इस दिशा में आज भी प्रयास हो रहे हैं, आज भी खुदाई हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि मिस्र के सभ्यता, ये जो हमारा जो क्षेत्रफल जो है टोटल, तो ये मिस्र के सभ्यता मतलब मिस्र से 20 गुना ज़्यादा बड़ा था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता से यह 12 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चित ही प्राचीन भारत का यह सबसे बड़ी सभ्यता थी, और इसका अध्ययन जो है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका अध्ययन कितना व्यापक है।
इस तरह से जो है हम लोग जो है आगे जा कर के जो है इसका सभ्यता के स्थल के बारे में हम लोग मैंने समझने का प्रयास करेंगे। तो सभ्यता के स्थल को हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सभ्यता के स्थल को समझने के लिए हम लोग इसको जो है ना क्षेत्र वाइज पढ़ते हैं, उसको भौगोलिक आधार बना के इसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे ना कि हम लोग पराक स्थल के अंतर्गत कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र आते हैं इसको देख लेंगे। उसके बाद उत्तर हड़प्पा स्थल के अंतर्गत कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र आते हैं वो देख लेंगे। वैसे स्थल को भी हम लोग देख लेंगे जो तीनों काल से बिलोंग करते थे, जैसे कि रोजदी, रंगपुर, ये ऐसे स्थल थे, हड़प्पा, ये ऐसे स्थल थे जो तीनों काल में हमको कॉमन मिलता है। तो इसके बारे में ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भौगोलिक स्थल के रूप में ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा जो भी पढ़ना है हम लोग को मैप के आधार पर पढ़ना है, मैप पे हम लोग को बिंदु लगा के पढ़ना है, हम लोग को इंगित करते हुए पढ़ना है। जैसे पराक स्थल में हम लोग चले जाएंगे तो देखेंगे अफगानिस्तान क्षेत्र में कौन कौन से स्थल का पता लगाया गया था, सिंध क्षेत्र में कौन कौन से स्थल पता लगाया गया था। सिंध क्षेत्र में हम लोग आमरी का नाम सुने होंगे, मेहरगढ़ का नाम सुने होंगे, कोटदीजी का नाम सुने होंगे। उसी प्रकार बलूचिस्तान में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा स्थल खोजा गया, सबको मैप पे हम लोग इंगित करेंगे। पश्चिम पंजाब में कौन कौन सा स्थल थे। तो इस प्रकार से हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक क्लियर कंसेप्ट जो है बना सकेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो इसका जो विस्तार था, तो विस्तार का सीमा भी होगा ना, इसका एक भौगोलिक सीमा का निर्धारण भी करना है। तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जब निर्धारण करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो हम देखते हैं कि उत्तर में जो है ना मांडा से ज़्यादा ये नहीं जाता है। मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में है। मांडा जो है अखनूर के पास कश्मीर में ये है मांडा। और जस्ट इसके नीचे दक्षिण में देखते हैं कि इसका फैलाव था वो दैमाबाद तक था। दैमाबाद जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम आलिमगीरपुर जो है एक स्थल पाते हैं जो अभी वर्तमान मेरठ में पड़ता है। और पश्चिम में जो है सुदका गेंडोर जो है, सुदका गेंडोर एक स्थल है, दक्षिण नदी के किनारे है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का कंसेप्ट जो है धीरे धीरे बना सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग स्थल पे विशेष फोकस करेंगे और हर जो इम्पोर्टेंट स्थल है उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा स्थल किस नदी से संबंधित है ना। तो उस नदी का नाम हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और ये भी विशेष रूप से पढ़ना है कि ये नगरीय सभ्यता थी तो नगरीय किस प्रकार से थी और इसका नगरीकरण किस प्रकार से किया गया था, उसकी वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ का धर्म कैसा था, है ना। और वैदिक सभ्यता से इसका क्या लिंक था, ये सब अध्ययन जो है हम लोग एक विशेष माने कि हम लोग विशेष प्रकार से पहले हम लोग एक खाका खींच लेंगे अपने दिमाग में कि हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है। और जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे सबको पॉइंट आउट करेंगे और जितना पॉइंट आउट करेंगे, जितनी बार हम किताब को पढ़ेंगे उतना बार हमको एक नया ज्ञान का अनुभव प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम लोगों को बेहतर समझ के साथ बेहतर कंसेप्ट का जो भी पढ़ना है उसको बेहतर क्लियर, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोगों को उस चीज़ को पढ़ते रहना।